नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दून में इमरजेंसी सायरन का उद्घाटन करेंगे सीएम। शहर में लगाए गए 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन। पुलिस थानों में एक साथ बजेंगे लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन। और सायरन बजने के दौरान लोगों से ना घबराने की भी अपील की गई है। इसके बाद बागेश्वर भी जाएंगे मुख्यमंत्री धामी और आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे। राहत बचाव कार्यों का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम आज के रहने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनेकों कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो वह बागेश्वर कपकोट और सारे में जाएंगे, जहां पर जो है स्थलीय निरीक्षण करेंगे, आपदा प्रभावित उसे भेंट करेंगे। इसके बाद वही बागेश्वर के दूसरे बैसानी गांव में जाएंगे और वहां पर जो है राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, आपदा प्रभावित उसे भेंट करेंगे। इसके साथ ही जब देखा जाए तो देहरादून में थाना डालरवाला में 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरन का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे और घंटाघर के भव्य रूप में स्थापित रूपांतरण और संचालित प्रकाश व्यवस्था का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह हेतु निर्मित 4 आधुनिक रिलायंस कम किचन प्लेट का शुभारंभ भी वह करेंगे घंटाघर स्थित। तो यानी कि ये कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। उन कार्यक्रमों को लेकर के हुआ है आज भ्रमण पर रहेंगे, बागेश्वर जाएंगे, उसके बाद देहरादून में जो है इन कार्यक्रमों में रहेंगे, जहाँ शुभारंभ उद्घाटन के कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके साथ साथ प्रभावितों से मुलाकात हुई। लेकिन ऐसे में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। अब आज भी किस तरह का जायजा लेंगे, लोगों से किस तरह की बातचीत भी इस दौरान संभव बताई जा रही है योगेश? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहां पर इसके लिए निरीक्षण करने के साथ साथ अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से काम हो पा रहा है उसको देख रेख कर रहे हैं। मौके पर जाकर इन व्यवस्थाओं को देखने के साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। उनका ढांढस बताने के साथ साथ उनसे बातचीत कर वो जो है इस बातचीत करने के साथ साथ उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार कुछ क्या बेहतर हो सकता है और क्या वो अपनी समस्याएं रखना चाहते हैं। तो ये उनसे बातचीत कर रहे हैं और यही कारण है कि लगातार जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच जाते हैं तो जनता उनसे सीधा संवाद करती है, जनता उन्हें सीधे तौर पर जो अपनी समस्याओं को रखती है और वह उन समस्याओं का तत्काल निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश भी देते हैं। इसीलिए जो है जनता का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ बढ़ा है और यही कारण है कि वह लगातार जनता के इस विश्वास के चलते स्वयं जो है लोगों के बीच जाते हैं, स्वयं स्थलों पर जाकर के निरीक्षण करने के साथ साथ जनता से बात करते हैं और इसी तरह से आज का कार्यक्रम भी जो है वो रहने वाला है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे। 5 दिन की रोक के बाद आज से केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा बहाल। मौसम खराब होने के चलते 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई थी यात्रा। जिलाधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। अब मौसम देखकर यात्रियों के ठहराव आवाजाही का भी ले फैसला। पुलिस एसडीआरएफ को संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने के भी आदेश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं से सहयोग और संयम बनाए रखने की भी अपील की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्रों में निगरानी भी बनाए रखें और मौसम देखकर यात्रियों के ठहराव आवाजाही का भी फैसला लें। आज से एक बार फिर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और 5 दिन की रोक के बाद एक बार फिर से यात्रा गुलजार होगी। श्रद्धालुओं से सहयोग और संयम बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। तो 5 दिन के रोक के बाद आज से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा बहाल कर दी गई है और ऐसे में खराब मौसम के चलते 1 से 5 सितंबर तक ये यात्रा रोकी भी गई थी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है, किस तरह का बड़ा फैसला लिया गया है? देखिए विशाल, चारधाम यात्रा को लेकर के फैसला लिया गया है कि आज से जो है यात्रा को फिर से जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा गया है और इसके साथ साथ केदारनाथ बद्रीनाथ मार्गों पर यातायात भी बहाल हो गया है। अब देखा जाए तो मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट किया है, उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका जो है वो जताई है। लेकिन इसी बीच जो है जिस तरह से यात्रा को सुचारू रूप से खोलने और यातायात को बहाल करने की बात सामने आई है, तो ऐसे में अलर्ट को देखते हुए हाल ही में प्रशासन ने देखा था कि 1 से 5 सितंबर तक
चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन अब जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मौसम और हालात को देखते हुए यात्रियों के ठहराव और आवाजाही का निर्णय लिया जाए। अगर उनको लगता है कि यात्रा पर रोक लगाने की आवश्यकता है, बरसात के बीच कहीं मार्ग अवरुद्ध होते हैं, तो वह स्वयं जिलाधिकारी इस पर निर्णय ले सकते हैं। वहीं अब पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने के आदेश भी जो है वो दिए गए हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यात्रियों से अपील भी की जा रही है कि मौसम खराब पर यात्रा पर निकलने से बचें। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग और संयम बरतने की अपील भी की है। इसी तौर पर लगातार अगर हम देखें तो जिस तरह से पूरे इलाकों में मौसम के अलर्ट के चलते भारी बरसात देखने को मिल रही है, मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, तो इस पर जो है एक फैसला लिया गया था कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक जो है यात्रा पर रोक रहेगी। लेकिन अब जिस तरह से स्थिति सामान्य हुई है तो उस पर जो है आज से यात्रा प्रारंभ के लिए कहा गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि जिलाधिकारी अपने विवेक से अपने क्षेत्र में निगरानी रखें और अगर कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो वे अपने आप को यात्रा को स्थगित करने के लिए, रोकने के लिए उस पर फैसला ले सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह की स्थिति देने वाली है, क्योंकि एक बार फिर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जता दिया है और कई जिलों में जो है इस तरह की चेतावनी जारी की है कि अच्छा इसमें देहरादून की बात हो, चमोली की बात हो, चंपावत की बात हो, नैनीताल की बात हो, पिथौरागढ़, रूपसर, टिहरी, इनमें जो है बरसात का अलर्ट जिस तरह से जारी किया गया है उसको देखते हुए एक बार फिर जो है कहीं न कहीं चिंता बढ़ने लगी है। लेकिन अधिकारियों को निर्देशित किया और अधिकारी अपना स्वयं फैसला ले सकते हैं। जी। लेकिन योगेश, जैसे में चारधाम यात्रा बार बार स्थगित करनी पड़ी, तो इस बार तो यात्री भी काफी कम यात्रा में आए होंगे, तो क्या कुछ अभी तक आंकड़े भी मिल पाए हैं और मौसम आगे आगामी दिनों के लिए कैसा बताया जा रहा है? देखिए, अगर यात्रियों की संख्या की बात करें तो यात्रियों की संख्या काफी देखने को मिली, लेकिन बीच में जिस तरह के हालात रहे, जिस तरह से बरसात रही, जिस तरह से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आने लगी, तो उसके चलते यात्रा में कुछ ही लोग आए और बीच में ऐसा भी रहा कि धामों पर जो है इक्का दुक्का लोग ही पहुंच पाए। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से माना जा रहा है कि मानसून का सीजन जो है अब समाप्ति की ओर है, तो एक बार फिर यात्रा अपने पीक पर वापस लौटेगी और इस तरह की संभावनाएं भी जताई जा रही है। उस तरह की तैयारियां भी जो है कहीं ना कहीं बीकेटीसी की ओर से की जा रही है। तो लेकिन अब देखना होगा कि मानसून की जो अंतिम दौर की बारिश है, ये किस तरह का रुख अपनाती है, किस तरह से ये बारिश होती है और उसके बाद किस तरह से स्थिति सामान्य होने के बाद जो यात्री हैं वो चारधाम पर लौटते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जितने यात्री जो है वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि बीच से कुछ ऐसे भी यात्री थे जो उनको वापस लौटना पड़ा था बिना यात्रा के, क्योंकि स्थिति बहुत भयानक हो रही थी और उनको वापस जाना पड़ा। तो लेकिन अब देखना होगा कि कितने लोग अब दोबारा से यात्रा के लिए वहां पर पहुंचते हैं, नए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो किस तरह से पहुंचते हैं। तो ये देखने वाली बात है। हालांकि बीकेटीसी की ओर से तैयारी की जा रही है, यात्रा खोलने के लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं, सुरक्षित यात्रा हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। तमाम टीमों को कहा गया है और अब जिस तरह से कहा गया है कि जिलाधिकारी खुद जो है इस पर निर्णय लेंगे, तो देखना होगा कि आगे किस तरह का निर्णय रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट की जो चेतावनी है वो बरसात को लेकर जारी कर रहा है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर कांग्रेस ने देश भर में संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को रायशुमारी से कांग्रेस जिला अध्यक्षों का चयन भी होना है। इसी क्रम में पार्टी हाईकमान के निर्देश पर राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता संगीता बेनीवाल पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान से लोहाघाट पहुंची, जहां एनेक्सी भवन लोहाघाट में डॉक्टर अमर सिंह कोटियाल की अध्यक्षता और शैलेंद्र राय के संचालन में संगठन सृजन कार्यक्रम आयोजित भी किया गया। इस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, हमारे लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी व संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी की ये विचारधारा थी कि राज्यों में संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब जब भी सत्ता में आई है उन्होंने हमेशा किसान की बात की है, युवाओं की बात की है, महिलाओं की बात की है। पार्टी ने हमेशा काम करा है, नई नई योजनाएं बनाई है, परंतु उन बातों को कहीं ना कहीं गांव ढाणी तक पहुंचाने में हम लोग असक्षम रहे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम तो बहुत करती है पर बता नहीं पाती। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर कर बताना ज़्यादा जानती है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं ने ये महसूस किया कि संगठन जो है वो जब मजबूत होगा तभी कहीं जाकर हमारी सारी कांग्रेस की विचारधाराएं, कांग्रेस की रीतियाँ नीतियाँ आम जन तक पहुँच पाएगी। तो उसको लेकर एक आम व्यक्ति भी अपना जिला अध्यक्ष बन सके, ये सोच हमारे राहुल गांधी जी की रही। गणपति विसर्जन की धूम है, जगह जगह टोलियां बनाकर लोग गणपति बाबा को विदा कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस के लिए ट्रैफिक व्यवस्था संभालना बड़ी चुनौती बन गया है।
डीजे की धुनों पर थिरकते युवाओं के बीच कई जगह झगड़े और हंगामे की घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं कनखल के राजघाट पर विसर्जन के दौरान गंगा में डूबकर एक युवक की मौत भी हुई। एसएसपी हरिद्वार ने घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं और पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी है। देखिए, गणपति विसर्जन हरिद्वार में लगातार चल रहा है। इसमें गणपति विसर्जन की टाइमिंग को लेके और उसमें किए जा रहे सुरक्षा उपायों को लेके हरिद्वार पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। इसमें जो विभिन्न घाट हैं जहां पर गणपति विसर्जन कराया जा रहा है वहां पर पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। साथ में मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जो नदी घाटों के पास में नदी के वेग को ध्यान में रखते हुए ही विसर्जन की प्रक्रिया को करें। जहाँ पर वेग ज़्यादा है वहाँ पर ऐसे स्थानों को गणपति विसर्जन की प्रक्रिया से दूर रखें, ऐसे स्थानों पर ना करा जाए। इस संबंध में अलग अलग थानों में एडवाइजरियाँ जारी लगातार की जा रही हैं। हम उल्टी दिशा की तरफ चल रहे हैं, ये गलत है। इस गलत की परंपरा को बंद होना चाहिए और जो गंगा जी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके अवहेलना कर रहे हैं, ये वास्तव में ठीक नहीं है। एनजीटी का जो आदेश है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा प्रशासन अधिकारी भी शक्ति दिखाता है, कहीं ना कहीं जुर्माने की बात करता है, लेकिन जहाँ प्रभावित करने की जगह वो भी ठीक नहीं है। अभी 4 दिन पहले एक राजघाट के पास ही घटना सामने आई। एक युवक बच्चा गणपति जी को एक संस्था जा रही थी, लेकिन उसका जरा सा हाथ बहका और वो सीधा ज्योतिर्मठ के पल्ला गांव में भू धसाव के कारण लगभग 25 घरों में दरारें आ गई हैं। वहीं स्थिति को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करा दिया है। एसडीएम ज्योतिर्मठ चंद्रशेखर वरिष्ठ ने बताया है कि प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में लगभग 17 टेंट उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही तहसील प्रशासन की ओर से हर एक परिवार को राशन किट भी प्रदान की गई है ताकि राहत शिविर में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो जल्द भूदसाव वैज्ञानिकों की टीम भी सर्वेक्षण करेगी और भूदसाव से 25 घरों में अभी तक दरारें जो हैं वो बताई जा रही हैं, जिनको शिफ्ट भी किया गया है। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अब, क्योंकि एक बार फिर से दरारें जब बढ़ी हैं तो प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है? विशाल जी, देखिए, जो ये पल्ला अम्बेडकर गांव का मामला है, इसमें जो भूदसाव के चलते जो दरारें इस गांव में पड़ी हुई हैं और कम से कम 26 से 27 परिवार जो है पूर्ण रूप से इसमें प्रभावित हैं। और इसको देखते हुए तहसील प्रशासन द्वारा अभी जो मूल रूप से जो प्रभावित हैं, जिनके भवन क्षतिग्रस्त ऐसे कंडीशन में है कि जहां रहा नहीं जा सकता है, तो उनके लिए 16 से 17 परिवारों के लिए अभी समीप के जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पे जो है टेंट कॉलोनी टाइप की व्यवस्था उनको वहाँ पे कर दी गई है। साथ ही वहाँ पे भोजन, रहने खाने की जो अन्य मूलभूत सुविधाएं होती है वो सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही हैं। और इसके बाद जो है पूरे जो ये अम्बेडकर गांव जो पल्ला का है, इसकी जो अभी की जो वर्तमान भौतिक स्थिति है उसके निरीक्षण के लिए अभी एक जियोलॉजिकल सर्वे जो है इसका किया जाना है और जल्द ही यहाँ पे जो सर्वे की टीम पहुंचेगी और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी, उसके बाद ही इस जो इलाके का जो सर्वेक्षण के बाद ही जो है इसके विस्थापन की जो नीति और जो अन्य चीजें जो है तैयार की जाएगी। फिलहाल जो है फौरी तौर पे यहाँ पे 17 टेंट लगा दिए गए हैं और एक वहाँ पे जो कार्मिक भी तैनात कर दिया गया है जो इनकी एक्टिविटी पे नजर रखेगा और डेली की रिपोर्ट जो है प्रशासन को देगा। साथ ही खाद्यान्न से जो अन्य आपूर्ति होती है उसकी भी जो सप्लाई जो है देखने की यहाँ पे बात कही गई है। फिलहाल जो है आज और कल में मौसम जब यहाँ पे खुला तो उसके बाद जो थोड़ा राहत की बात ये रही कि जो दरारें अभी वहाँ पे बढ़ रही है और जो खतरा अभी टाला नहीं था वहाँ पे, तो अब टेंटों में जो ये राहत वाले परिवार जो वहाँ पे ठहरे हुए हैं तो कुछ न कुछ उनको जो है वहाँ पे मौसम से राहत मिली है, क्योंकि खिली चटक धूप जो है आज खिली हुई है। और साथ ही वो लोग जिनके सामान जो है जरूरतमंद सामान जो वहीं फंसे हुए हैं मकानों में और किसी कारणवश जो है
खराब मौसम की वजह से वो बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, वो आज सुबह फिर अपने इन टूटे हुए भवनों में गए हैं अपने गौवंश पशुधन आदि की देखभाल के लिए। तो स्थिति अभी पहले से थोड़ा सामान्य है, लेकिन टेंटों में जिस तरह की जिंदगियां अभी जो दैनिक जीवन होता है और जो उनका सामान्य जीवन जो अपने भवनों में था उसमें काफी अंतर होता है। लिहाजा जो है परेशानी अभी टली नहीं है, क्योंकि केवल 16 टेंट और खाद्यान्न सामग्री से जो है इनकी भरपाई नहीं हो सकती है। इन लोगों की पूरी मांग है कि इनका जो है पूरी तरह पे विस्थापन किया जाए। हालांकि जो टीएचडीसी प्रशासन है, टीएचडीसी की जो नीचे एक हाइड्रो पावर कंपनी का कार्य जो है इसके नीचे जो है चल रहा है, तो टीएचडीसी के अधिकारी भी गांव में पहुंचे थे और गांव के जो प्रभावित लोग हैं उन्होंने साफ कहना है कि अगर टीएचडीसी पूरा हमें इसका जो कंपनसेशन होता है वो नहीं देती है और भवन के बदले भवन और जो अन्य इन्होंने मांगे रखी हुई है वो पूरा नहीं करती है, तो गांव के जो लोग हैं वो एक आंदोलन पे उतर आएंगे और इसका जो है सड़कों पे आने तक की नौबत आ सकती है आंदोलन का। तो टीएचडीसी प्रशासन ने जो है फिलहाल एक उनके साथ वार्ता की है जो प्रभावित लोग हैं पल्ला अम्बेडकर गांव के, और सूत्रों की माने तो ये भी बताया गया है कि टीएचडीसी प्रशासन द्वारा जो है आंशिक जो फिलहाल जो एक फौरी राहत के तौर पे हल्के जो टीन सेट होते हैं और इस तरह की कुछ व्यवस्था करने की बात कही है कि जो ये पूर्ण रूप से जो इनके भवन क्षतिग्रस्त है उनके लिए फिलहाल जो है एक छोटी कॉलोनी टॉप की जो टीन सेट का निर्माण करके इनको दे दिया जाए। उसके बाद पूरा आकलन किया जाए कि कितना नुकसान जो है किस परिवार का है, तो उसके हिसाब से इनको राहत दी जाएगी। तो अभी ये केवल बैठक की बात है, जब ये पेपर वर्क तैयार होगा और कितना काम जो धरातल में प्रशासन द्वारा होगा, टीएचडीसी द्वारा होगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में लगे घोघाल मेले में बड़ा हादसा हो गया है, जहां झूला टूटने से 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बिना फिटनेस जांच झूले को अनुमति देने पर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना को लेकर बच्चों के परिजनों ने कहा है कि झूले में पहले से ही खराबी थी, लेकिन संचालक ने लापरवाही बरती। उन्होंने कहा है कि इस तरह की लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को भी जांच करनी चाहिए कि आखिर बिना फिटनेस जांच ऐसे झूलों को अनुमति कैसे मिल गई। बैठा था, उसमें से आवाज आ रही थी तो हमने बोला रोक दो, तो उसने रोका नहीं और फिर उसने स्पीड और तेज करी और फिर हम वाल पे टायर में दोनों का फ्रैक्चर। मैं था, भाई था, उनने चाचा जी। संदीप कुमार, मोहल्ला हमारे जबलपुर। एक का डैडी हूँ और एक का चाचा हूँ। सर, जो गुकाल पे हम गए थे, बच्चों का टिकट कटाया, झूले पर बच्चे झूलने लग गए। झूलते झूलते पहले आराम आराम से झूला रहा था, फिर तेज भी स्पीड करी। बच्चों ने कहा कि आवाज आ रही है, ना तो हमें सुनाई दिया नहीं हो रहा। बच्चे चिल्ला रहे थे कि आवाज आ रही है, धैर्य देने झूला गिरा एकदम नीचे आ गए। किसी ने हेल्प नहीं करी। वो जो जानने वाले 2-4 परिचित व्यक्ति थे उन्होंने आए, जहाँ थी मेरी शॉप पे, और शॉप पे तो बेचारे उन्होंने उठा के लेके आए। एक दो उधर से भी बेचारा आया कोई, उन्होंने मदद करके बच्चों को मेरा बाहर रिक्शा तक करवाई। रिक्शा करा के सीधा मैं सिटी हॉस्पिटल आया। बच्चों के दोनों पैर में फ्रैक्चर है, छोटे वाले के और बड़े वाले के मुंह में टांके आए हुए हैं, सर के पीछे चोट है और दोनों में मांसपेशियां खिंची हुई है। सर बस वही है, जो देखो क्या करते हैं, साफ ही चाहते हैं और क्या, कि ऐसे इस तरह के अगर झूले लगेंगे हम कहाँ जाएंगे। वो तो अभी ट्रीटमेंट तो बड़े भैया थे, उनसे लेके पैसे लेके करा दिया ट्रीटमेंट, नहीं कहाँ भागते आधी रात को। लक्सर के गंदासपुर के पास पानी में एक सड़ा गला शव तैरता हुआ मिला है। ऐसे में ग्रामीणों ने शव होने की सूचना पुलिस को दी थी। महिराईसी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और गहरे पानी से शव को बाहर भी निकाला गया। साथ ही पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। लक्सर में मुख्यमंत्री के दौरे के बाद प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण तेज कर दिया है। दरअसल दोनों क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षकों के साथ गन्ना विभाग के पर्यवेक्षकों को भी सर्वेक्षण के काम में लगाया गया है। वहीं एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया है कि कर्मचारियों की ओर से तेजी और पूरी पारदर्शिता के साथ बाढ़ से हुए नुकसान के सर्वेक्षण और आकलन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि इसी माह के अंत तक पूरे क्षेत्र में हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।
एसडीएम ने बताया कि गंगा और सोलानी नदी के आसपास स्थिति ये है कि गांव के ग्रामीणों की गन्ने और धान की फसलों को बाढ़ से नुकसान हुआ है। देखिए, अभी बारिश से फसल क्षति के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। तो हमने एक जॉइंट टीम बनाई हुई है। जैसा कि हम जानते हैं आपकी क्षेत्र में गन्ने की फसल ज़्यादा एरिया में है। तो एक तो जो गन्ना विभाग से हमारे पास जो कर्मचारी हैं उनकी और हमारे राजस्व विभाग की और कृषि विभाग के जो है एक जॉइंट टीम बनी है, जो कि गांव-गांव में जाके क्षति का आकलन कर रही है, सर्वे कर रही है। अभी खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो आकलन है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे-जैसे पानी उतर रहा है, वैसे-वैसे हम जहाँ-जहाँ पानी उतर रहा है वहाँ-वहाँ पर सर्वे हो रहा है और अभी तक एक 2-3 गाँव की रिपोर्ट मेरे पास आई है और मैंने इन टीम को निर्देशित किया है कि जल्द ही इसका काम पूरा करें। गलतियों से सीखना एक बार होता है, पर बार बार दोहराई गई गलतियां खुद को और भी नुकसान पहुंचाती हैं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ती। और उत्तराखंड समेत तमाम पहाड़ी राज्यों के यही हाल है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए असंतुलित विकास को संतुलित करने की योजना बनाने को कहा है और साथ ही आपदाओं के कारण का पता लगाने के लिए एसआईटी गठित कर जवाब भी मांगा है। मामला वाकई ही गंभीर है, लेकिन इसको लेकर अब सरकार कितनी गंभीर होगी, ये उससे भी बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में आई बाढ़ और लगातार हो रहे भूस्खलन पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि हमें विकास को संतुलित करने की बहुत जरूरत है। इसे लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में पता चलता है कि बाढ़ में बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे बह रहे थे और इसका मतलब ये है कि पहाड़ों पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। इन्हीं अवैध कटाई के कारण ये आपदाएं आई। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्र की पीठ पर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी में बहकर आई लकड़ी के लट्ठों के वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स को संज्ञान लेते हुए ये टिप्पणी की गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों के अनुसार ही सभी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जहाँ पे विकास की बात करें तो विकास की वजह से प्रलय आना और आपदाएं आना ये भी पूर्णतया मैं कहूँगी कि सत्य नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना अवॉइड किया जाना चाहिए। और जहाँ पे अगर बहुत ही आवश्यकता पेड़ों को काटने की है तो एक पेड़ अगर काटते हैं तो देखिए मिनिस्ट्री का भी गाइडलाइन है कि एक पेड़ की जगह आप जो हैं 3-3 पेड़ वहाँ पे लगाएं, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो सभी जितनी भी जो चीज़ें हैं उनका मानकों के अकॉर्डिंग ध्यान रखा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग पूरा जो है सर्वे होता है, पूरा सॉइल टेस्टिंग होता है, एवरीथिंग जो है वो इंजीनियर्स करते हैं। उसके बाद जो है कोई प्रोजेक्ट को संस्तुति मिलती है। तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन जहाँ पे अनावश्यक रूप से अगर कहीं पे किसी प्रकार का कोई पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो उससे बचना चाहिए। पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, NDMA, NHI, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी, जो पहली नजर में ये दर्शाता है कि पहाड़ों पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। उन्होंने कहा कि हम पंजाब की तस्वीरें देख रहे हैं, पूरे खेत और गांव उजड़ चुके हैं। वहीं इसी मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि हमने प्रकृति के साथ इतना हस्तक्षेप किया है कि अब प्रकृति हमें जवाब दे रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।